Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we are going to revise crystal field theory. In last class we discussed about the Warner theory and valence bond theory. Now we are going to discuss about the crystal field theory. Crystal field theory is our topic today. CFT. Okay, this theory was proposed by Hans Bethe and von Weckel-Oragal. Applied this theory to coordination compound. According to this theory, ligands are treated as the point charge in case of anion, dipole in case of the neutral molecule. ये थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो थी इसलिए दी गई क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कई चीज़ें बताई गई। वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, किस कंडीशन में होता है, ये सारी चीज़ें हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता नहीं चला था। क्या हुआ था, हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये चीज़ पता नहीं चली। अब उस चीज़ को जानने के लिए जो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देने वाला कौन था? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देने वाला हेंस बेथे, वॉन वेकल-ओरेगल इन 1952। उसमें इस थ्योरी में ये बोला गया कि जो भी लिगेंड होते हैं अगर एनायन के फॉर्म में है तो वो पॉइंट चार्ज के रूप में, और अगर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के रूप में है तो डाइपोल के रूप में जो है कि ये कंसीडर किए जाते हैं। बात को ध्यान में रखना है। इस थ्योरी में हमने जब पहले भी पढ़ा था तो उसमें बताया था कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं डी ऑर्बिटल की तरफ तो डी ऑर्बिटल की जो डीजेनेरेसी है वो ब्रेक कर जाती है। तो उस ब्रेक करने के पीछे रीज़न क्या है? उस ब्रेक करने के पीछे रीज़न है कि जब भी ये लिगेंड पहुंचते हैं तो क्रिस्टल फील्ड उनको पॉइंट चार्ज के रूप में लेती है। अगर एनायन है तो ऑलरेडी चार्ज है, लेकिन डाइपोल है तो भी वहाँ चार्ज है। तो वहाँ पे जब डी ऑर्बिटल के पास पहुँचेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फेस होगा और जो 5 ऑर्बिटल हैं वो स्प्लिट कर जाएंगे। 5 ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएंगे, ठीक है। 5 ऑर्बिटल्स क्या हैं? स्प्लिट कर जाएंगे। अब ये 5 ऑर्बिटल जो स्प्लिट करेंगे तो वो किस फॉर्म में कैसे स्प्लिट करेंगे? एक हम लोग जानते हैं कि जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें पता ही है। अब इसमें से जो 3 ऑर्बिटल हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में ब्रेक करेंगे और इनको हम T2G ऑर्बिटल कहते हैं। दूसरा ऑर्बिटल जो ब्रेक करेगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के रूप में, और इनको जो है कि ये एक्सिस पे होते हैं, इनको EG ऑर्बिटल के रूप में कंसीडर करते हैं। तो 3 हमारे हो गए T2G और 2 हमारे हो गए EG। क्लियर है? 5 ऑर्बिटल में से 3 और 2 के रेशियो में D के ऑर्बिटल ब्रेक कर गए। कब कर गए? जब पॉइंट चार्ज के रूप में लिगेंड या डाइपोल के रूप में लिगेंड डी ऑर्बिटल की ओर अप्रोच किए तो इसकी डीजेनेरेसी जो है ब्रेक कर गई, डीजेनेरेसी ब्रेक कर गई।
तो 5 ऑर्बिटल 3 और 2 के रूप में टूट गए। तो जो 3 ऑर्बिटल थे वो dxy dyz dz x इनको T2g ऑर्बिटल कंसीडर किया गया, और जो 2 ऑर्बिटल थे dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर जो कि एक ही एक्सिस पे होते हैं, उनको हम eg ऑर्बिटल के रूप में बोले। ठीक है, ये ग्रेट रिपल्सन के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या कहता है यहाँ पे? आगे ये कहता है कि यहाँ पे जो भी ऑर्बिटल है, ठीक है, ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड द 5 डीजेनेरेट डी ऑर्बिटल स्प्लिट। जैसे ही लिगेंड पहुँचता है वैसे ही ऑर्बिटल ब्रेक कर जाते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। वो क्रिस्टल फील्ड का नेचर कैसा है, और एनर्जी डिफरेंस जो होता है T2g और Eg लेवल के बीच में डीजेनरेट ऑर्बिटल में, उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, और इस एनर्जी को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। T2g किसको कहते हैं? 3 ऑर्बिटल वाले सेट को। Eg किसको कहते हैं? 2 ऑर्बिटल वाले सेट को। और इन दोनों के डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा से दिखाते हैं, और इनकी एनर्जी जो होती है वो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के स्प्लिटिंग एनर्जी के नाम से जानी जाती है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक एक चीज़ कायदे से समझते चलते हैं, फिर हम आगे आते हैं। अब इस यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होती है, उस स्प्लिटिंग की स्टडी जो है स्पेक्ट्रोस्कोप से की जाती है। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा मिलता है फॉर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having the same metal ion but different ligand, जब सेम मेटल हो डिफरेंट लिगेंड हो, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ईच लिगेंड बीइंग कैलकुलेटेड हैव बीन कैलकुलेटेड। मेटल अगर सेम है, मेटल अगर सेम है और लिगेंड डिफरेंट है, तो हम एक एक के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप से, और उसे कैलकुलेट करने के बाद हम इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लगाते हैं तो जो हमें सीरीज मिलती है उसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, और ये सीरीज लो से हाई की ओर बनी है। लो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी से हाई क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की तरफ जाता है, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनाइड, क्लोरीन, और ये सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इन सब की इंथैल्पी कम है। इधर की ओर बढ़ते हैं तो ये बढ़ती जाती है। सबसे स्ट्रॉन्ग कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद दूसरे नंबर पे साइनाइड। ठीक है, ये बताता है कि ये सबसे वीक लिगेंड होगा तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये इसके पहले जितने ये वीक फील्ड लिगेंड है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल जो ऑर्बिटल है, ऑक्टाहेड्रल, 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े इसमें, एक ऑक्टाहेड्रल, एक टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। हमें स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की पढ़नी है। मेन क्या है? ऑक्टाहेड्रल है,
क्योंकि टेट्राहेड्रल बहुत रेयरली बनता है। टेट्राहेड्रल हाँ रेयरली बनता है। गुड। तो अब उस रेयरली बनने वाले को छोड़ करके हम पहले ऑक्टाहेड्रल देखेंगे, फिर उसके बाद टेट्राहेड्रल देखेंगे। अब कैसे स्प्लिटिंग होती है, चलिए आइए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, पहली बात, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो एनर्जी ऑफ सेपरेशन है उसको डिनोट करते हैं डेल्टा ओ। ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे। ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया 6 लिगेंड आप अप्रोच करेंगे तो 6 ऑर्बिटल की ज़रूरत होगी अलॉन्ग द एक्सिस, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जो भी ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ पे जो ईजी सेट की एनर्जी जो है ज़्यादा होगी T2G से। जैसे ही ये पहुँचेंगे अप्रोच करेंगे इसको डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्सिस और डी जेड स्क्वायर एक्सिस की तरफ, तो तुरंत वहाँ पे ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी T2G के कंपैरिजन में। ठीक है, ईजी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करेगी 3/5 से और T2G की एनर्जी इंक्रीज करेगी 2/5 से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ 2/5 से और ये 3/5 से। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहे हैं तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है यहाँ पे कि अगर डेल्टा ओ की वैल्यू यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम है, यानी पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में लिगेंड जो है कि मूव करेंगे। ठीक है, पहले T2G भरा जाएगा एक एक करके, फिर जो बचेगा वो ईजी में चला जाएगा। ये कब है, जब डेल्टा ओ फॉर ऑक्टाहेड्रल लेस देन P है, तो ये कंडीशन। लेकिन अगर डेल्टा ओ ग्रेटर देन है तो एनर्जी फेवरेबल हो जाएगी पेयरिंग करने के लिए। T2G ऑर्बिटल में पहले सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 के चारों T2G में चले गए और ईजी खाली पड़ा रह गया। ठीक है, अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है पेयरिंग एनर्जी से, तब तो इलेक्ट्रॉन हुंड रूल के हिसाब से भरे जाएंगे। और अगर पेयरिंग एनर्जी कम है क्रिस्टल फील्ड से, तब तो हुंड रूल वहाँ काम नहीं करेगा। तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन T2G में चले जाएंगे और जो है कि EG में एक भी नहीं होगा। अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन होते, 5 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होते, तो पहले वाले केस का कंडीशन अगर होता तो T2G यहाँ पे क्या हो जाता है 3 और EG हो जाता 2। क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर दूसरा वाला केस है तो पहले क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले केस के लिए T2G 5 EG 0। EG क्या होगा 0। ओके, आई बात समझ में? आई होप ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा है, ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। जैसे ही अभी यहाँ पे लिगेंड पहुँचा नहीं है, लेकिन जैसे ही लिगेंड यहाँ पहुँचा तो जो एवरेज एनर्जी है वो क्रिस्टल फील्ड में वो अभी टूटेगा।
तो एक T2G बना लेगा और एक EG बना लेगा। T2G में 2 ऑर्बिटल, अरे EG में 2 ऑर्बिटल और T2G में 3 ऑर्बिटल। EG की एनर्जी ज़्यादा है इसलिए 3/5 है, और T2G की एनर्जी कम है इसलिए 2/5 है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब टेट्राहेड्रल में क्या स्प्लिटिंग होगी? जस्ट अपोजिट होती है। टेट्राहेड्रल में जो स्प्लिटिंग होती है 4 लिगेंड है। इमेजिन ऑक्यूपाई द अल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब, मेटल आयन, सेंटर क्यूब। ऐसे कंडीशन में T2G की एनर्जी ज़्यादा होगी EG से, एकदम ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, एकदम बोला ना डी इनवर्ट, इनवर्ट किसका? ऑक्टाहेड्रल का। और उस कंडीशन में हमें कैसा दिखेगा? हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। T2G की एनर्जी ज़्यादा है, एकदम उल्टा हो गया। EG की एनर्जी कम है, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे। यहाँ 3 ऑर्बिटल है, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल है। इसकी क्रिस्टल फिर एनर्जी इतनी गुना है, यहाँ पे इसकी इतनी गुना है। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग होती है दोनों केस में। चलिए, तो ये हमारा हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कलर ऑफ कंपाउंड। अब जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? कलर शो करेंगे। अब यहाँ ट्रांजिशन होगा T2G और EG के बीच में। इलेक्ट्रॉन, हम लोग जानते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है लो एनर्जी से हाई एनर्जी में, फिर वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को लाइट के रूप में खोता है। तो वहाँ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया रहता है, तो एक पर्टिकुलर कलर दिखाई देता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं। क्या दिया है कि जैसे टाइटेनियम टेट्रा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम वायलेट कलर आता है। कॉपर के साथ अगर वाटर लिगेंड के रूप में है तो ब्लू कलर आता है। टाइटेनियम के साथ वाटर है, ब्लू कलर, वायलेट कलर है। टाइटेनियम के साथ कॉपर है, ब्लू कलर आता है। वो डिपेंड करता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहाँ पे हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक लिमिटेशन है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। क्या वो लिमिटेशन है उसको देख लेते हैं हम लोग कि आखिर लिमिटेशन है क्या। इट डज नॉट कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ 7th बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्स। 6 से 7 नहीं हो पाता है। इट इज आल्सो अनेबल टू अकाउंट द सेटिस्फैक्टरीली फॉर द रिलेटिव स्ट्रेंथ, लिगेंड का स्ट्रेंथ आखिर में। जैसे कि यहाँ पे H2O ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, OH से क्यों है, कैसे है, पता नहीं। इट गिव नो अकाउंट फॉर द पार्टली कोवेलेंट नेचर ऑफ द मेटल मेटल बॉन्ड। मेटल मेटल बॉन्ड कैसे पार्शली कोवेलेंट हो जाता है ये भी हमें इस थ्योरी से पता नहीं चलती। ठीक है, अब इसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग में है नहीं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनिल मीन्स कंपाउंड्स को देख लेते हैं कि कैसे स्टेबल कंपाउंड है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन रेफर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। 2 स्पीसीज इन्वॉल्व इन द स्टेट इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल के रूप में ये ले लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे K क्या दिखाई दे रहा है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये आएगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को क्या क्या अफेक्ट करता है?
एक तो चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल, ठीक है, एज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेज स्टेबिलिटी आल्सो इंक्रीजेज। नेचर ऑफ मेटल आयन, स्टेबिलिटी 3, 4, 5D, 3D, 4D, 5D। 5D में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ज़्यादा होगा। बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर लोन पेयर डोनर बेसिक होते हैं तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं उनको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए कौन कौन से एप्लीकेशन हैं हमारे एप्लीकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। दे आर यूज्ड इन मैनी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। वाटर की हार्डनेस दूर करने के लिए EDTA यूज़ किया जाता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं जैसे सिल्वर में। इसके बाद ग्रेट इम्पोर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने के लिए, ब्लड कलेक्शन करने के लिए EDTA की ज़रूरत पड़ती है। क्रिस्टल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल क्रिस्टल बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका यूज किया जाता है चिलेटिंग एजेंट का, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पे सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कंपाउंड, मेटल कार्बन बॉन्ड है तो ऑर्गेनोमेटेलिक हो गया, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिग्नार्ड रिजेंट ही मान लीजिए। पाई बॉन्डेड कौन से हैं, जो यहाँ पे है पाई बॉन्ड जिसमें पाया जाएगा, ठीक है, जैसे फेरोसिन, डाइबेंजीन न, जिस साल्ट में यहाँ पे पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाई बॉन्ड वाला हो गया। सिग्मा पाई अगर बॉन्ड भी आता है हमारा, सिग्मा तो मेटल कार्बोनिल जो बॉन्ड होते हैं उसमें मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बोनिल है, सिग्मा पाई दोनों पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल लिगेंड के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ठीक। तो यहाँ पे किस किस तरह के बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जिगलर नाटा में भी, इसी तरह से विल्किंस में भी। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के फॉर्म में, पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड। इसमें हम लोग एक बॉन्ड बनाना बॉन्ड देखते हैं, ठीक है। एक जो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, इस कार्बोनिल ग्रुप में बॉन्डिंग अगर देखते हैं तो जैसे ये मेटल है, बैक बॉन्डिंग इसमें पाया जाता है, एक इधर से इधर की ओर और एक इधर से इधर की। तो ये जो कार्बोनिल के बीच में और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है स्ट्रेटेजिक बॉन्डिंग कहते हैं, इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया। कल से हम लोग जो है नए चैप्टर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो कल हम लोग फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लीजिए, ठीक है। हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, अब कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। और आप लोग कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की। क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हम लोग ऑर्गेनिक का रिवीजन करेंगे, जिसमें हम लोग को अल्कोहल, फिनॉल और हमें कार्बोक्सिलिक और एमाइन ग्रुप पढ़ना है, अमीनो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। कल फिर मिलते हैं।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।